तो देखिए थर्ड पार्ट है हमारा वीकली लेक्चर का। इसमें देखिए हम 15th हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, वो देखते हैं। एफएओ की रिपोर्ट आई है, ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड है। हैं? स्वदेशी और आदिवासी क्षेत्रों में वनों की कटाई की दर काफी कम है। स्वदेशी और आदिवासी क्षेत्रों में वनों की कटाई की दर काफी कम है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। FILAC ने जारी की है रिपोर्ट। वनों की कटाई और वन क्षरण के चलते अमेज़न बेसिन के प्रदेश में 2003 से 2016 के बीच हर साल नष्ट हुआ है औसतन 0.17% संग्रहित कार्बन। ठीक है, मतलब यहाँ पे वनों की कटाई और वन क्षरण होते इतना हुआ है कि अमेज़न बेसिन के प्रदेशों में 2003 से लेकर 2016 13 सालों में 0.17% हर साल जो है संग्रहित कार्बन नष्ट हुआ है। स्वदेशी प्रदेशों और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जंगलों में हर साल 0.53% की गिरावट आ रही है। मतलब जहां पे स्वदेशी प्रदेश नहीं और संरक्षित क्षेत्र नहीं है, वहां के बाहर भी जंगलों में आधे % की गिरावट आ रही है, कम हो रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कुशल और किफायती तरीका व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में सुधार हो सकता है। व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में सुधार हो सकता है। इन क्षेत्रों के मूल व्यक्ति पौधे लगाने, चयनात्मक कटाई, पुनः वनारोपण जैसे वन प्रबंधन का अनुसरण करते हैं, है ना। इन क्षेत्रों के मूल व्यक्ति जो है, मतलब ये जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ये लोग पौधे लगाना, चयनात्मक कटाई मतलब कि कौन से पेड़ को काटना है, कौन से को नहीं काटना है, झाड़ियों को काटना है ना, फिर वनारोपण करते हैं। तो ये इन तरीकों का अनुसरण करते हैं। तो इनके भी अधिकारों का जो है सुरक्षा में सुधार होना चाहिए, है ना। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक किफायती तरीका है कि चयनात्मक कटाई हो, है ना, और पुनः वृक्षारोपण हो, वनारोपण हो। सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों कुछ ऐसे कारक हैं जो वनों के संरक्षण को प्रभावित करते हैं। तो सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कुछ ऐसे कारक हैं जो वनों के संरक्षण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आदिवासी जो लोग हैं, उनकी परंपराओं में कुछ विशेष झाड़ियों को ही उपयोग में लाने के लिए काटा जाता है, बाकी वो बड़े बड़े वृक्षों को कभी नहीं काटते, उनकी पूजा ही करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों की, ऐसे जो हमारे समुदाय हैं, उनको सुरक्षा देने का जो है प्रावधान किया जाना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है 16th। न्यूजीलैंड पासेस मिस कैरेज बेरेवमेंट लीव लॉ, है ना। न्यूजीलैंड की सरकार ने जो है ये पास किया है मिस कैरेज बेरेवमेंट लीव लॉ। देखते हैं, न्यूजीलैंड में गर्भपात शोक अवकाश कानून पारित है। मतलब अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है तो उसके लिए शोक अवकाश भी उसे मिलता है। गर्भपात शोक अवकाश कानून पारित करने वाला दूसरा देश बना है न्यूजीलैंड, है ना। गर्भपात शोक अवकाश कानून महिलाओं और उनकी पार्टनर को गर्भपात या स्टिल बर्थ, मृत बच्चा पैदा होने की स्थिति में वैतनिक अवकाश मिलेगा, मतलब वेतन भी मिलेगा और अवकाश मिलेगा। कर्मचारियों को 3 दिन का वैतनिक अवकाश मिलेगा। भारत ऐसे वैतनिक गर्भपात शोक अवकाश देने वाला पहला देश है। तो भारत में वैतनिक गर्भपात शोक अवकाश देने वाला ये पहला देश है, तो ये तो अच्छी बात है। एडॉप्शन और सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करने वाले माता पिता को भी छुट्टियां मिलेंगी, है ना। जो अडॉप्ट करना चाहते हैं या जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके भी माता पिता को छुट्टियां मिलेंगी। न्यूजीलैंड में हर 4 में से 1 महिला को गर्भपात की स्थिति से गुजरना पड़ता है ना। मतलब 0.25% जो है वो रेट है। मतलब 25% रेट है, 4 में से 1 है ना महिला। अच्छा, न्यूजीलैंड में गर्भपात कराना अपराध नहीं है। न्यूजीलैंड में गर्भपात कराना अपराध नहीं है, लेकिन इंडिया में है। अगला हम टॉपिक देखते हैं करंट अफेयर का। माइक्रोप्लास्टिक्स इन सीवेज बिकम हब्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। माइक्रोप्लास्टिक्स जो होती है ना, छोटी छोटी प्लास्टिक्स इन सीवेज, हमारे नाले में, गटरों में, बिकम हब्स, ये हब हो गई हैं फॉर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, मतलब ड्रग को रोकने के लिए बैक्टीरिया का ये घर हो गई हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। अल्ट्रा फ्लाइन प्लास्टिक कण एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के केंद्र हो गए। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के केंद्र हो गए हैं। रिसर्च जर्नल ऑफ हजार्ड मटेरियल लेटर्स में प्रकाशित रिपोर्ट ने बताया है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में माइक्रोप्लास्टिक की सतह पर एक पतली परत बायोफिल्म का निर्माण होता जा रहा है। जो हमारा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र है, मतलब जहां पे हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करते हैं,
वहां पे माइक्रोप्लास्टिक की सतह पर एक पतली परत और बायोफिल्म का निर्माण होता जा रहा है। ये बायोफिल्म क्या है? ये यही है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया। माइक्रोप्लास्टिक जो है वो 5 मिलीमीटर से कम लंबाई वाले प्लास्टिक के कारण होते हैं। अच्छा, परत बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक कचरे को एक दूसरे से जोड़ने का केंद्र है। ये जो परत है वो बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक कचरे, परत बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक कचरे का एक दूसरे से जोड़ने का केंद्र हो गई है। इन संयंत्रों में माइक्रोप्लास्टिक बायोफिल्म पर मिले बैक्टीरिया का कुछ स्ट्रेन्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध की क्षमता 30 गुना से अधिक है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके एंटीबायोटिक प्रतिरोध करने की क्षमता 30 गुना है। अच्छा, 7वां पॉइंट है इसमें, इससे जलीय परितंत्र को जोखिम और जल उपचार प्रक्रिया से होते हुए बाहर शुद्ध जल में चले जाने पर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे जलीय परितंत्र को जोखिम है ना, वहां के जो इकोसिस्टम है वाटर का, उसको जोखिम है इन माइक्रोबैक्टीरिया से। जल उपचार प्रक्रिया से होते हुए अगर ये बाहर शुद्ध जल में चले जाते हैं तो मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम करंट अफेयर में। गढ़वाल हिमालयाज कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर की बात होने जा रही है यहाँ पे। तो रणनीतिक रूप से क्लस्टर बनाने के लिए गढ़वाल हिमालय किले को चुना गया है। धुआं और आग का उपयोग करके सूचना रिले को सक्षम बनाया गया है। सूचना रिले को सक्षम बनाया। जर्नल ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और रिसर्च हाइलाइट्स में प्रकाशित एक अध्ययन हुआ। इसमें बताया गया है कि कल्तरी राजवंश के पतन के दौरान बाद में 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच किलों के निर्माण की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी गढ़वाल हिमालयाज में। गढ़वाल हिमालय के उत्तर पूर्व, उत्तर मतलब ऊपर, और पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में फैले 193 स्थलों की पहचान की गई है। ठीक है, यहाँ अपने तरह का पहला डेटाबेस बनाया गया है। कुल 36 बड़े और 12 विशेष किले समूहों की पहचान की गई गढ़वाल हिमालयाज में। गढ़वाल हिमालय में इन किलों पर शासन करने और बनाने के बहुत कम पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्य, मतलब इन किलों को पर शासन करने और पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है। तो देखिए, इसको कला संस्कृति में नया डेटा और फैक्ट्स जोड़े जाएंगे। अब कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से इन किलों के 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास निर्माण कार्य शुरू होने के साक्ष्य मिले। 8वीं सदी मतलब 800 सदी में गढ़वाल हिमालयाज में जो उत्तर और पूर्व, वहां पे 193 स्थलों की जो पहचान हुई है वो 8वीं शताब्दी में बने हैं। अब देखिए, चलते चलते कुछ खबरों पर नजर डालते हैं हम लोग। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में अमेरिका की नई ऊर्जा मंत्री जेनिफर जनहम के साथ बातचीत की। ठीक है, दोनों नेता भारत अमेरिकी कूटनीतिक ऊर्जा सहयोग को नया स्वरूप देने पर सहमत हुए हैं। वे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और के जरिए ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों, उन्नत स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान में साझेदारी के तहत संयुक्त शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों पर भी राजी हुए हैं। ये देखिए, हमारे काम की खबर है। गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रणाली, गांवों में जो पेयजल आपूर्ति प्रणाली है की निगरानी के लिए जल शक्ति मंत्रालय अब डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करने जा रही है। खबर के मुताबिक 6 लाख से अधिक गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब यहाँ पे IoT का यूज करेंगे, ये उपकरण का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर 5 राज्यों उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के गांवों में पायलट प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। ठीक है ना, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और अभी मतलब ये यूपी में नहीं है। तो जल जीवन मिशन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण का प्रयोग ये करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है हमारी कि बांग्लादेश में शांतिर अग्रसेना, क्या है, शांतिर अग्रसेना 2021 नाम का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है। इनके जन्म शताब्दी पर जो है ये नया जो है एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक न्यूज और इम्पोर्टेंट है, इसे हम देख लेते हैं कि नासा ने हाल ही में कहा है कि उसने अब तक के सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना से लैस एक पृथ्वी उपग्रह लॉन्च किया है। सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना है ना, ये पैराबोलिक डिश एंटीना है, इसमें रिफ्लेक्टर एंटीना ऐसे से रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना से लैस एक पृथ्वी उपग्रह लॉन्च किया, मतलब पृथ्वी के चार
घूमते हैं ना, वो एक उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया। ये उपग्रह लोगों की जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक जानकारी देने और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करेगा। गौरतलब है कि नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निसार में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने की क्षमता है। आपको बता दें कि निसार नासा इसरो सार का संक्षिप्त रूप है। नासा, इसरो और सार, मतलब नासा जुड़ा हुआ इसमें, इसरो है और सार का संक्षिप्त रूप है। यहाँ सार का अर्थ सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यहाँ सार का अर्थ सिंथेटिक नहीं, यहाँ सार का अर्थ सिंथेटिक एपर्चर रडार है। सार का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए सिंथेटिक, है ना, सिंथेटिक एपर्चर रडार ये है। और फिर इसमें नासा जोड़ दिया, इसरो जोड़ दिया, तो निसार ये प्रोजेक्ट हो गया जो कि जलवायु परिवर्तन मतलब कि हमारे क्लाइमेट चेंज पर बात करेगा, क्लाइमेट चेंज की निगरानी करेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है हमारा, डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करेगा। ऐसे डाटा ये हमें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।